नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है राम संस्कृत क्लासेस। तो बच्चों, हमने इसके पहले स्वर संधि और व्यंजन संधि सबके वीडियो पढ़ लिए हैं। जिसने भी वीडियो ना देखा हो सारे हमारे अपने चैनल पे मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्वर, फिर व्यंजन, उसके बाद विसर्ग संधि लेकर आए, क्योंकि पढ़े थे संधियाँ 3 प्रकार की हैं, स्वर, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर भी पढ़ लिया, व्यंजन भी पढ़ लिया। आज हम विसर्ग संधि की शुरुआत करने वाले हैं। तो उससे पहले विसर्ग संधि किसे कहते हैं, क्या है विसर्ग संधि, आइए देखते हैं। विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन वर्णों के आने से जो विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। साधारण भाषा में तो यह समझे, यदि विसर्ग है और विसर्ग के बाद चाहे कोई स्वर हो या कोई व्यंजन हो, तो जब दोनों का मेल होगा तो उसमें क्या होगा, जो विसर्ग होगा उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो जो विसर्ग में परिवर्तन या विकार होता है उसी को हम कहते हैं विसर्ग संधि। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। आइए उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे यहाँ लिखा है मनः प्लस रथः। यहाँ क्या है? ना के बाद क्या विसर्ग है, विसर्ग पे रा आया है, रा क्या है? व्यंजन है। तो यहाँ पर विसर्ग का क्या हो गया है? मनोरथः, परिवर्तन हुआ, वो बन गया। इसके बाद रामः प्लस च, विसर्ग है, उसके बाद च है और दोनों मिलकर रामश्च बन गया, सा बना। यहाँ हरि विसर्ग है, त्रातः मिलकर बन गया हरिस्त्रातः। इसी तरह नमः प्लस ते, यहाँ नमस्ते, यानी कि यहाँ विसर्ग था, परिवर्तन हुआ। सभी यानी कि विसर्ग के बाद चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, उनका जब मेल होगा तो जो विसर्ग में परिवर्तन होगा उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। ध्यान रहे, जो विसर्ग होता है वह सिर्फ स्वर के बाद ही होता है। जैसे नमः या मनः, मनः लिखा है तो ना में क्या है? आ है, यानी कि जब विसर्ग कभी भी लगेगा तो स्वर के बाद ही लगता है, अर्थात व्यंजन के बाद कभी विसर्ग नहीं लगता। और व्यंजन यदि लिखा जाता है तो हलंत युक्त, अर्थात हलंत युक्त वर्ण के बाद कभी विसर्ग नहीं लगता। जैसे मना भी देख लिया, जैसे बालकः विसर्ग लगेगा, रामः विसर्ग लगा, आ के बाद लगा, हरि ए के बाद लगा, गुरु ओ के बाद लगा, आदि क्या है? जब कभी जो विसर्ग लगता है वह स्वर के बाद लगता है और व्यंजन के बाद कभी विसर्ग नहीं लगता। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? इसके बाद हम लोग विसर्ग संधि के क्रमशः नियम बाय नियम पढ़ते रहेंगे। देखते हैं विसर्ग संधि का यह नियम क्या है? सत्व संधि, सा करने वाली संधि, यानी विसर्ग को सा में बदलने वाली यह संधि है। इसका सूत्र है विसर्जनीया यस्य सः, यानी वह संधि जो विसर्ग को सा कर देती है। ऐसी संधि है कि यह विसर्ग को सा कर देती। देखते हैं यहाँ पे, यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार क्या है? पिछली वीडियो में भी बताया गया है, इस वीडियो में बता रहे हैं कि खर प्रत्याहार में सभी वर्गों के पहले, दूसरे और तीनों सा आते हैं। यानी खप छटत चटतौ कपय और स यहाँ तक आता है खर प्रत्याहार। यानी महेश्वर सूत्र का जो 10, 11वां और 12वां सूत्र आता है खर प्रत्याहार में। प्रत्याहार के भी वीडियो हमने बना दिए हैं, आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, वहाँ से नहीं देखा है तो देख सकते हैं। आइए इसको समझते हैं। यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार अर्थात सभी वर्गों के प्रथम, द्वितीय तथा तीनों सा का कोई भी वर्ण आए, यानी विसर्ग हो उसके बाद खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आए, यानी पहला, दूसरा और तीनों सा, तो क्या होता है? तो विसर्ग सा में बदल जाता है। तो विसर्ग सा में बदल जाता है, तीनों सा में बदल जाएगा। किस परिस्थिति में कौन सा होगा? किस परिस्थिति में तालव्य सा होगा, किस परिस्थिति में मूर्धन्य होगा और किस परिस्थिति में दंत्य सा होगा, यह देखते हैं, समझते हैं। यदि इसी संधि के अंतर्गत अगला नियम, ये किस परिस्थिति में कौन सा सा होता है। तो हमने देखा
विसर्ग संधि, जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो जो उसमें परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि का ये नियम लेकर आए हैं, इसका नाम है सत्व संधि। इसका उदाहरण है इसका सूत्र जो है विसर्जनीय यस्य सह, यानी कि जो विसर्ग को सा कर देती है उस संधि इसका है, इसीलिए इसका नाम है सत्व संधि या विसर्ग को सा करने वाली संधि। सा किस परिस्थितियों में होता है आइए देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार में क्या आता है, सभी वर्गों के प्रथम द्वितीय तथा तीनों सा, यानी कि खर में महेश्वर सूत्र के 11 नंबर और 12 नंबर और 13 नंबर के सूत्र आते हैं, जैसे खप चटत चटौ कपय और स र। जिसने प्रत्याहार का वीडियो नहीं देखा या प्रत्याहार जिससे बनाना नहीं आता है, वीडियो हम बना दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। आइए, तो यानी कि खर विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आए तो क्या होगा, विसर्ग जो होगा तीनों सा में बदल जाता है। एक साथ तो बदलेगा नहीं तीनों सा, तो किस परिस्थिति में किस सा में बदलेगा, किस में, कब समय तालव्य होगा, कब मूर्धन्य होगा, कब दंती होगा, यानी सा में बदल जाता है कौन, विसर्ग, यदि उसके बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद च या छा आता है, च और छा चवर्ग के दोनों पहले और दूसरे वर्ण हैं अर्थात खर प्रत्याहार के हैं जी, तो विसर्ग सा अर्थात कौन है, तालव्य सा में बदल जाता है। ध्यान दीजिए फिर से, यदि विसर्ग के बाद च और छा आता है तो जो विसर्ग होगा वह तालव्य सा में बदल जाएगा। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है रामः प्लस चलति, क्या लिखा है, रामः प्लस चलति। रामः में विसर्ग है, उसके बाद च है, तो जो विसर्ग होगा किस में बदल जाएगा, सा में, तो यहाँ बन जाएगा रामा और विसर्ग का बन गया सा और चलति, वाक्य बन गया रामश्चलति। दूसरा उदाहरण देखते हैं, निह प्लस चया, निह ना में विसर्ग है निह में और उसके बाद च है अर्थात या खर प्रत्याहार वर्ण है च है, तो ये जो विसर्ग है किसमें बदलेगा, तालव्य सा में, और यहाँ बन जाएगा निश्चयः, क्या बना, विसर्ग का हो गया सा, हो गया निश्चय। अब अगला है निह प्लस छलम, तो ये भी क्या हो गया, नि हुआ और विसर्ग के बाद च या छा हो तो छाया है, तो जो विसर्ग है किसमें बदल जाएगा, तालव्य सा में बदल जाएगा और हो जाएगा निस छलम, बन गया निश्छलम। इसी तरह अगला वाक्य है कह प्लस चित, बहुत ज़्यादा यदि किताब पढ़ते तो ये शब्द बहुत ज़्यादा मिलता है। कह प्लस चित, जो कह है उसके बाद विसर्ग है और उसके बाद क्या है, च है, जो च है क्या है, इसका खर प्रत्याहार का वर्ण है और च है, इसलिए यह जो है विसर्ग किसमें बदल जाएगा, तालव्य सा में। आधा है इसलिए आधा लगता है, हलंत लगा है। कह सा विसर्ग का सा हुआ और कश्चित ऐसे होता है, हो गया कश्चित। तो हमने देखा कि यदि विसर्ग के बाद चा और छा आता है तो जो विसर्ग है तालव्य सा में बदल जाता है। अब दूसरा नियम देखते हैं कि यदि विसर्ग के पास कि वहाँ तालव्य के बाद मूर्धन्य सा, किस परिस्थिति में मूर्धन्य सा होता है। तो यहाँ देखते हैं नियम नंबर 2, नियम 1 देख लिए, तो नियम नंबर 2 क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद टा आता है या ठा आता है, विसर्ग के बाद क्या आएगा, टा या ठा आता है, तो विसर्ग मूर्धन्य सा में बदल जाता है। यदि विसर्ग के बाद टा आए या ठाए, टा और ठा टवर्ग के पहले और दूसरे वर्ण है, इसलिए इनको हम खर भी कह सकते हैं। खर कहते क्या, खर ही है, तो यदि खर है, खर में टा और ठा यदि आता है विसर्ग के बाद, तो जो विसर्ग होगा वह हमारा मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। आइए उदाहरण में और समझते हैं इसको आसानी से। देखिए यहाँ पे लिखा है धनु प्लस टंकारा, धनु में उकार के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद क्या है, टा, तो जब विसर्ग के बाद टा आए या ठा आए तो विसर्ग हमारा मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ध नो और विसर्ग की जगह पर हो गया सा
और ये ट और ये अंकारः, क्या बन गया? धनुष्टंकारः। दूसरा है रामा प्लस टीकते। रामा में भी क्या है? विसर्ग है और विसर्ग के बाद टा आया है, इसीलिए जो विसर्ग है, विसर्ग के बाद टा होने के कारण विसर्ग जो है मूर्धन्य सा में बदल जाएगा और बन जाएगा रामष्टीकते। क्या बना? रामष्टीकते बना। इसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं, लिखा है रामष्ठकारा। तो यहाँ पे भी विसर्ग है और विसर्ग के बाद ठा है, तो जो ठा है टा और ठा, तो ठा है खर प्रत्याहार का है और इस नियम के अनुसार विसर्ग जो है हमारा किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य सा में। बन गया रामष्ठकारः। क्या बना? रामष्ठकारः। तो हमने देखा कि यदि विसर्ग के बाद टा और ठा आता है तो जो विसर्ग होगा मूर्धन्य सा में बदल जाता। अब देखते हैं कि दंती सा किस परिस्थितियों में दंती सा होता है। तो हमने देख लिया मूर्धन्य सा और तालव्य सा कैसे होते हैं विसर्ग का। अब देखते हैं कि विसर्ग में जो ये है आपका दंती सा, ये कब होता है? यदि विसर्ग के बाद त या था, ता हो या था हो तो आता है, तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग जो सा में बदल जाता है, यानी विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? आपका दंती सा हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर दंती सा हो जाएगा। आइए उदाहरण में देखते हैं, जैसे लिखा है नमः प्लस ते। क्या लिखा है? नमः प्लस ते। तो माँ के बाद क्या है? विसर्ग है और विसर्ग के बाद ता है। देखना क्या है? ता या हो या था हो। तो ता और था होगा तो जो विसर्ग होगा सा में बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो विसर्ग था, ठीक है, जो विसर्ग था माँ का, वो किस में बदल जाएगा? सा में। यहाँ पे हो गया ना माँ और विसर्ग का हो गया सा और ये मिल गया ते, बन गया नमस्ते। इसी तरह मना प्लस तापा, विसर्ग के बाद ता है तो जो विसर्ग है उसमें किस में बदल जाएगा? सा में बदल जाएगा और हो जाएगा मनस्तापः। इसके बाद और एक उदाहरण है, देखिए इतः ता, ता नहीं होता, इतः ततः। देखिए इतः प्लस ततः, हाँ गलत हो गया था थोड़ा। इतः के बाद विसर्ग ता आया है तो क्या हो जाएगा? इता हुआ, फिर विसर्ग का हो गया सा, हो गया इतस्ततः। इतस्ततः का मतलब होता है इधर उधर। हरि प्लस त्राता, त्राता में ता और रा मिलकर त्रा बनाया था, ता है, और हरि में विसर्ग है तो विसर्ग के बाद ता है, इसलिए विसर्ग का सा हो जाएगा और ये बन जाएगा हरिस्त्राता। तो ये देखा हमने कि यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो सीनो सा में तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा किस परिस्थिति में होते हैं। और इसी में यदि खर प्रत्याहार के कुछ और वर्ण हैं जो अभी बाकी हैं इस वीडियो में, उसमें आते हैं तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता? आइए देखते हैं हम थोड़ा और इसी वीडियो में। तो हमने तीनों सा को देख लिया। अब एक चौथा नियम है, उसको देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद का या खा आ जाता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि उदाहरण देखेंगे तो जैसे बालकः क्रीडति, विसर्ग के बाद का आया, इसमें कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। बालकः खादति, इसमें कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। खास बात यह परिवर्तन नहीं, खास बात यह है कि यदि का और खा के पहले विसर्ग जो आते हैं उनको जिह्वा मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जिह्वा मूल्य। और इनका जो चिन्ह होता है वो अर्ध विसर्ग जैसा, जैसे ये पूरा विसर्ग लगता है, इसको हम मिटा दें ऐसे, अर्ध विसर्ग जैसा इनका चिन्ह बनता है, इनको कहते हैं जिह्वा मूल्य। और इन वर्णों का अर्थात इन विसर्गों का जो उच्चारण होता है, क्योंकि विसर्ग का उच्चारण स्थान हमने पढ़ा था अकु विसर्जनीया नाम कंठा, क्योंकि आ का और कु का और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। लेकिन यदि वही विसर्ग का और खा के पहले आ जाते हैं
तो वो जो विसर्ग होते हैं वो जिह्वा मूलीय हो जाते हैं और उनका उच्चारण होता है जिह्वा के मूल भाग से होता है, अर्थात जहाँ जिह्वा लगी होती है उस मूल स्थान से होता है। जैसे बालकः खादति, बालकः क्रीडति, ऐसे इनका उच्चारण होता है। और इन वर्णों को अर्थात जो आधे जैसे विसर्ग होते हैं इनको क्या कहते हैं, जिह्वा मूली कहते हैं। और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, जिह्वा मूल होता है। और इन विसर्गों में कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता है। और देखते हैं नियम नंबर 5। तो देखते हैं इस संधि का 5वां और अंतिम नियम, यानी कि जो सत्व करने वाली सा करने वाली संधि है। 5वां नियम कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद पा या फा आ जाता है तब भी विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे का और खा आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी तरह पा और फा आ जाने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता। जिस प्रकार का और खा आता है तो जिह्वा मूली कहते हैं, लेकिन यदि पा और फा आ जाता है तो उसको कहते हैं उपधमानीय। क्या कहते हैं, उपधमानीय। यहाँ लिखा है उपधमानीय। इसमें देखिए उदाहरण दिया है, वृक्षः पतति, विसर्ग के बाद पा आया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ भी वृक्षः फलति, वृक्ष के बाद यानी विसर्ग के बाद फा आया है तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इनको जो आया है यानी पा और फा के पहले जो विसर्ग आता है उसको हम उपधमानीय कहते हैं। और इसका चिन्ह आधे विसर्ग जैसे ये पूरा विसर्ग होता है और तो इसका आधे विसर्ग जैसा चिन्ह होता है। कैसे, आधे विसर्ग चिन्ह जैसा होता है, इसको हम उपधमानीय कहते हैं। ये वही सेम बात, यदि का और खा के पहले आता है तो उसको जिह्वा मूली कहते हैं विसर्ग, और यदि पा और फा के पहले जो विसर्ग आता है उसको हम उपधमानीय कहते हैं। जिह्वा मूली का उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल होता है, जबकि उपधमानीय का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। वरना नहीं तो जो विसर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो विसर्ग ये भी है, इसका कंठ से होना चाहिए था, लेकिन नहीं, जो उपधमानीय है उसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। क्योंकि एक सूत्र पढ़ा था, उपधमानीया नाम ओष्ठौ, अर्थात उपधमानीय और पवर्ग इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। तो यदि पा और फा के पहले विसर्ग आएगा तो उसको उपधमानीय कहते हैं। का और खा के पहले जो विसर्ग आएगा उसको जिह्वा मूली कहते हैं। जिह्वा मूल का उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल होता है और उपधमानीय का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। इनका दोनों का चिन्ह आधे विसर्ग जैसा होता है। तो हमने विसर्ग को सा करने वाली संधि देख लिया कि विसर्ग को कौन कहाँ पर कौन कौन सा सा करते हैं और किस परिस्थिति में विसर्ग में कोई परिवर्तन या खर प्रत्याहार रहते हुए भी विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हमने देखा आज विसर्ग को सा करने वाले सत्व संधि, इसको कहते थे विसर्जनीया यस्य सः। अब इसके बाद हम इस संधियों के और नियम लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में, मित्रों में ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।